नमस्कार दोस्तों, डीवाई मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की ये जो स्पेशल क्लास है ये यूपीएससी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। क्योंकि आज हम ना प्राचीन भारत के एक ऐसे कालखंड का गहराई से विश्लेषण करेंगे जिसे इतिहास में बहुत ही ऊंचा दर्जा मिला है। मेरा मतलब है हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। इस क्लास में हम सिर्फ राजाओं की कहानियां नहीं पढ़ेंगे बल्कि प्रशासन, विज्ञान, कला और इसके पतन के कारणों को एक एक करके समझेंगे। सही कहा आपने। देखिए, ये कालखंड परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3री शताब्दी से शुरू होकर 575 सीई तक का ये जो समय था ना, इसमें भारत ने अपनी कला और विज्ञान में वो मुकाम हासिल किया जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। हाँ, और इसी वजह से इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, राइट? एग्जैक्टली। हमारा फोकस उन ऐतिहासिक तथ्यों और व्यवस्थाओं पर रहेगा जिनसे सीधे सवाल आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास के पहले पेज की ओर बढ़ते हैं। हमारी पहली स्लाइड का टाइटल है गुप्त साम्राज्य, स्वर्ण युग का उदय। स्लाइड पर एक बहुत ही शानदार इन्फोग्राफिक है जिसमें एक चमकता हुआ सुनहरा मुकुट है और उसके चारों ओर ना प्राचीन पांडुलिपियां या स्क्रॉल्स उड़ते हुए दिख रहे हैं। ये इन्फोग्राफिक बहुत सटीक है। सुनहरा मुकुट सत्ता का प्रतीक है और जो पांडुलिपियां हैं वो ज्ञान के प्रसार का। इस काल को सिर्फ स्वर्ण युग कहना काफी नहीं है। असल में इसी काल ने भारत की क्लासिकल आइडेंटिटी का निर्माण किया था। क्लासिकल आइडेंटिटी मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े थे। हाँ, उन क्षेत्रीय टुकड़ों से निकलकर एक विशाल केंद्रीकृत शक्ति या सेंट्रलाइज्ड पावर का उदय गुप्त काल में ही हुआ। और एक बहुत जरूरी शब्द है पैक्स गुप्ता। पैक्स गुप्ता, जैसे पैक्स रोमाना होता है। बिल्कुल वैसे ही। इसका मतलब है गुप्त काल की वो शांति जिसने साहित्य और विज्ञान के लिए एक बेहतरीन जमीन तैयार की। जब राज्य में युद्ध नहीं होते तभी कला फलती फूलती है। बिल्कुल सही। तो प्रशासन के स्तर पर ये केंद्रीकृत शक्ति काम कैसे करती थी? यहीं पर हमारा पहला एग्जाम अलर्ट आता है। यूपीएससी में अक्सर सवाल आता है कि सामंतवाद की शुरुआत कहां से हुई। गुप्त काल ने ही भारत को पूर्व मध्यकालीन सामंतवाद की ओर धकेला था, जिसे ट्रिब्यूटरी मॉडल कहते हैं। तो राजाओं को हराकर उनका राज्य हड़पने के बजाय उन्हें अपना सामंत बना लेना और उनसे कर वसूलना, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र पर सीधा शासन करने में लॉजिस्टिक्स की दिक्कत थी। अब चलते हैं अगले पेज पर। हमारी दूसरी स्लाइड का टाइटल है कहां से आए थे गुप्त शासक, ओरिजिन थ्योरीज। यहाँ एक प्राचीन नक्शे पर 3 अलग अलग जगह पिन लगे हुए हैं। ये देखकर ही लग रहा है कि इनकी उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में काफी डिबेट है। ये डिबेट बहुत दिलचस्प है। मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं जो इन पिनों से दिख रहे हैं। पहला है मगध सिद्धांत। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर में श्रीगुप्त के सिक्के मिले हैं। और दूसरा बंगाल सिद्धांत है। चीनी यात्री इत्सिंग के वृत्तांत में जिक्र है कि श्रीगुप्त ने बंगाल में मंदिर बनवाया था। और तीसरा है प्रयाग सिद्धांत, जो कुछ शिलालेखों पर आधारित है। इतने विरोधाभास हैं, तो परीक्षाओं के लिए छात्रों को किस पर फोकस करना चाहिए? यहाँ एग्जाम अलर्ट ये है कि इत्सिंग का जो वृत्तांत है ना, वो बंगाल को गुप्तों का प्रारंभिक केंद्र साबित करने का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। तीसरी स्लाइड का टाइटल है संस्थापक और शुरुआती शासक। यहाँ स्क्रीन पर एक नीले स्क्रोल पर चांदी के कुछ पुराने सिक्के और एक सुनहरी मुहर दिख रही है। ये शायद आजादी का पहला कदम रहा होगा। हाँ, ये कहानी श्रीगुप्त और घटोत्कच की है। श्रीगुप्त का काल लगभग 240 से 280 सीई था और वो पहले शासक थे। ये सिक्के बताते हैं कि वो स्वतंत्र थे। उनके बाद घटोत्कच ने सत्ता संभाली। लेकिन एक बात जो मैंने नोटिस की, इन सिक्कों पर कोई बहुत बड़ी उपाधि नहीं है। बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन, और यही हमारा एग्जाम अलर्ट है। श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ने केवल महाराजा की उपाधि ली थी, महाराजा धीराज की नहीं। मतलब वो स्वतंत्र तो थे पर अभी कोई बहुत विशाल साम्राज्य खड़ा नहीं किया था। बिल्कुल सही, उन्होंने सिर्फ मजबूत नींव रखी थी। अब चलते हैं अगले पेज पर। चौथी स्लाइड का टाइटल है चंद्रगुप्त प्रथम, असली संस्थापक। यहाँ नीले मखमली कुशन पर 2 सुनहरी अंगूठियां रखी हैं। ये किसी ऐतिहासिक विवाह का प्रतीक लग रही हैं। ये कोई आम विवाह नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 से 335 सीई तक रहे, उन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है और पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि भी उन्होंने ही ली। तो ये अंगूठियां किस गठबंधन की बात कर रही हैं? ये उनके मास्टर स्ट्रोक को दर्शाती हैं। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था।
इस विवाह से उन्हें मगध में बहुत बड़ी राजनीतिक वैधता मिली। और हाँ, इसी समय 26 फरवरी 320 सीई से गुप्त संवत की शुरुआत हुई। क्या इस गठबंधन का कोई ऐसा प्रमाण है जो परीक्षाओं में आता है? हाँ, एग्जाम अलर्ट ये है कि ये गठबंधन इतना अहम था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के जारी किए उन पर रानी कुमार देवी का भी चित्र था। अब चलते हैं अगले पेज पर। 5वीं स्लाइड की तस्वीर बहुत अद्भुत है। टाइटल है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। एक तरफ युद्ध दिखाती तलवार है और दूसरी तरफ शांति का प्रतीक वीणा। योद्धा और कलाकार का बेहतरीन मेल। समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व ऐसा ही था। उनकी बहादुरी के कारण ही उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया, जिसका पूरा वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और वीणा उनके कला प्रेम को दिखाती है। हाँ, सिक्कों पर वीणा बजाते दिखने के कारण उन्हें कविराज कहा गया और लिच्छवी वंश से जुड़े होने के कारण लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता के बारे में अक्सर पूछा जाता है ना? जी, ये हमारा एग्जाम अलर्ट है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना उनके दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत में की थी। अब चलते हैं अगले पेज पर। 6वीं स्लाइड का टाइटल है समुद्रगुप्त की सैन्य रणनीति नॉर्थ वर्सेस साउथ। इमेज में उत्तर के लिए तलवार, बीच में तराजू और दक्षिण के लिए टूटी हुई जंजीर है। तराजू शायद लॉजिस्टिक्स को दर्शा रहा है। बिल्कुल। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए उन्होंने अलग नीतियां अपनाई। उत्तर में दिग्विजय नीति थी, मतलब 8 राजाओं को उखाड़ फेंकना और सीधा शासन करना, जिसे तलवार से दिखाया गया है। और दक्षिण की नीति? दक्षिण में ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह नीति थी, मतलब हराना, मुक्त करना और फिर कर लेना। रसद और दूरी के कारण वहां सीधा शासन असंभव था। नेपाल और कामरूप को भी करदाता बनाया गया। दक्षिण की इस नीति से परीक्षा में क्या सवाल बनते हैं? एग्जाम अलर्ट ये है कि दक्षिण के लिए अपनाई गई ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह नीति ही समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता थी। अब चलते हैं अगले पेज पर। 7वीं स्लाइड का टाइटल है चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य और शक युद्ध। यहाँ समंदर की लहरों पर एक लकड़ी का जहाज है और आसमान से सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। ये तो भारी विदेशी व्यापार का संकेत है। ये सोने की बारिश चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय का नतीजा है। उन्होंने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को मारकर मालवा और गुजरात पर कब्जा कर लिया। और इससे उन्हें पश्चिमी तट के बंदरगाह मिल गए होंगे। एग्जैक्टली। भड़ोच जैसे बंदरगाहों पर कब्जा होते ही इंडो रोमन व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। रोम से भारी मात्रा में सोना भारत आया। तो इसी के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली और सोने के सिक्के चलाए। हाँ, और हमारा एग्जाम अलर्ट ये है कि गुप्त काल में जारी किए गए इन सोने के सिक्कों को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। अब चलते हैं अगले पेज पर। 8वीं स्लाइड, चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न। यहाँ एक पोडियम पर किताब, एस्ट्रोलैब और ओखली मूसल है, मतलब साहित्य, विज्ञान और चिकित्सा का चरम विकास। साहित्य में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। एस्ट्रोलैब खगोल और गणित को दर्शाता है, जहां आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे विद्वान थे। बिल्कुल। आर्यभट्ट ने शून्य, दशमलव और पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत दिया। और चिकित्सा में धन्वंतरी ने आयुर्वेद में काम किया, जिसे ओखली मूसल से दिखाया गया है। तो इसमें एग्जाम अलर्ट क्या होगा? एग्जाम अलर्ट के लिए छात्रों को याद रखना है कि पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर द्वारा रचित खगोल विज्ञान का प्रमुख ग्रंथ है। अब चलते हैं अगले पेज पर। 9वीं स्लाइड का टाइटल है फाहियान का यात्रा वृत्तांत। यहाँ स्क्रॉल पर एक सुनहरे मंदिर और नगर की तस्वीर है। ये एक सुखी और आदर्श समाज जैसा लग रहा है। फाहियान चीनी यात्री थे और उनके नजरिए से गुप्त प्रशासन बहुत उदार था। जनता के प्रति दयालु, न्यूनतम अपराध और मृत्युदंड जैसी कठोर सजा नहीं थी। मैंने पढ़ा है कि वो समाज अहिंसा का भी बहुत पालन करता था। हाँ, मांसाहार और लहसुन प्याज से परहेज करते थे लोग। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी एग्जाम अलर्ट है। वो क्या? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, लेकिन उसने अपने लेखों में सम्राट के नाम का कहीं उल्लेख ही नहीं किया। आप चलते हैं अगले पेज पर। 10वीं स्लाइड का टाइटल है मेहरौली का लौह स्तंभ, द आयरन पिला। तस्वीर में अंधेरे में भी ये रहस्यमयी लौह स्तंभ चमक रहा है। 1600 साल खुले आसमान के नीचे रहने पर भी इसमें जंग नहीं लगी। ये धातु विज्ञान का चमत्कार है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित ये स्तंभ 23 फीट 8 इंच ऊंचा और 7 टन भारी है। इसे पिघलाकर नहीं बल्कि गर्म लोहे को पीट कर यानी हैमर फोर्जिंग से बनाया गया था। इस पर किसी राजा का नाम भी लिखा है ना? हाँ,
चंद्र नाम के राजा का जिक्र है। ज्यादातर विद्वान इसे चंद्रगुप्त द्वितीय मानते हैं, पर S.R. गोयल जैसे कुछ विद्वान इसे समुद्रगुप्त मानते हैं। और जंग ना लगने के पीछे का एग्जाम अलर्ट क्या है? एग्जाम अलर्ट ये है कि ये स्तंभ शुद्ध रॉट आयरन यानी गढ़े हुए लोहे से बना है, जो इसकी मजबूती का आधार है। अब चलते हैं अगले पेज पर। 11वीं स्लाइड में टाइटल है लौह स्तंभ में जंग क्यों नहीं लगती। यहाँ लोहे के पाइप का क्रॉस सेक्शन है जिसमें नीले और पीले मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, मतलब इसके पीछे शुद्ध विज्ञान है। इसके 4 वैज्ञानिक कारण हैं। पहला, उच्च फास्फोरस जो 0.11% से 0.18% है। दूसरा, शून्य सल्फर क्योंकि लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल हुआ था। तीसरा कारण वो स्लैग के कण होंगे जो जंग को रोकते हैं। बिल्कुल, स्लैग यानी धातुकर्म के कण जंग को फैलने नहीं देते। और चौथा है दिल्ली की शुष्क जलवायु जो एक ऑक्सीडेंट लेयर बना देती है। तो परीक्षा में मुख्य कारण क्या चुनना चाहिए? एग्जाम अलर्ट के तौर पर याद रखें कि उच्च फास्फोरस और स्लैग कणों की उपस्थिति ही इसे जंग से बचाती है। अब चलते हैं अगले पेज पर। 12वीं स्लाइड कुमारगुप्त और नालंदा का निर्माण। विशाल खुली किताब पर नालंदा विश्वविद्यालय का 3D मॉडल है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम, जिन्हें महेंद्रादित्य कहा जाता था, इन्होंने सत्ता संभाली। इनके समय हूणों का खतरा शुरू हो गया था। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान तो नालंदा विश्वविद्यालय था ना? हाँ, ये विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर से छात्र बौद्ध दर्शन पढ़ने आते थे। एग्जाम अलर्ट यही है कि नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अब चलते हैं अगले पेज पर। 13वीं स्लाइड का टाइटल है स्कंदगुप्त और हूणों का आक्रमण। सुनहरी ढाल पर कई तीर टकरा रहे हैं और चिंगारियां निकल रही हैं। ये श्वेत हूणों या किदाराइड्स का भयंकर आक्रमण था। इससे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था खोखली हो गई। लेकिन स्कंदगुप्त ने अंतिम महान रक्षक के रूप में हूणों को बुरी तरह हराया। तो इस विजय का प्रमाण क्या है जो हमें याद रखना है? एग्जाम अलर्ट ये है कि हूणों पर स्कंदगुप्त की विजय का सबसे पुख्ता प्रमाण उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। 14वीं स्लाइड पतन का फ्लोचार्ट, द डोमिनो इफेक्ट। सुनहरे डोमिनोज गिरते हुए एक मुकुट को गिरा रहे हैं। पतन एक चेन रिएक्शन था। पहले हूण आक्रमण हुए जिसमें तोरमाण और मेहरकुल शामिल थे। फिर सैन्य खर्च बढ़ा जिससे आर्थिक संकट आया। खजाना खाली हुआ तो सिक्कों में मिलावट शुरू हो गई होगी। सही कहा, सोने की शुद्धता कम हो गई और अंत में कमजोरी का फायदा उठाकर मौखरी और पुष्यभूति जैसे सामंतों ने विद्रोह कर दिया। इसमें एग्जाम अलर्ट के लिए सबसे जरूरी क्या है? तोरमाणा और मेहरकुल सबसे प्रसिद्ध हूण शासक थे जिन्होंने पतन में मुख्य भूमिका निभाई। अब चलते हैं अगले पेज पर। ये आखिरी स्लाइड है, प्रशासन, वास्तुकला और विरासत। यहाँ एक पिरामिड और दशावतार मंदिर की तस्वीर है। पिरामिड प्रशासन को दर्शा रहा है ना? जी, प्रशासन ऊपर से नीचे था। राष्ट्र, फिर भुक्ति जिसके प्रमुख उपरिक्त थे, फिर विषय जिसके प्रमुख विषयपति थे, फिर वीथी और अंत में सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। वास्तुकला में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और चित्रकला में अजंता की गुफाएं। हाँ, अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 विशेषकर पद्मपाणि बोधिसत्व की पेंटिंग मास्टरपीस है। और हमारा एग्जाम अलर्ट ये है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली का बेहतरीन उदाहरण है। तो इस तरह एक विशाल साम्राज्य का सफर पूरा हुआ। अंत में मैं छात्रों के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, जिस ट्रिब्यूटरी मॉडल ने गुप्त साम्राज्य को विशाल बनाया, उसी के सामंतों ने कमजोर होते ही विद्रोह कर दिया। क्या आज की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी शक्तियों के विकेंद्रीकरण का ऐसा कोई जोखिम छिपा है? इस पर विचार जरूर करें। बहुत ही गहरा सवाल है। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।